Hello students, today we are going to start with last spectrum, that is Raman spectrum. सबसे पहले हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है. ठीक है, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जो हमें यहाँ पर पढ़नी थी, दैट इज़ एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है हमारे पास. ठीक है, उसके बाद मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है. इन सारी चीज़ों में सिर्फ हमें इतना ही पढ़ना है कि हमारे पास कौन कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी हैं. ठीक है, जैसे नाम से पता चल रहा है एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी. जस्ट मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को. ठीक है, कि ये सब होता क्या है. हमने ब्लैंक पेज भी ले रखा है. यस, वी हैव ब्लैंक पेज एंड हेयर यू विल गेट योर क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पर मिलेंगे. देखो, सबसे पहले हमारे पास है एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी. ठीक है, उसके बाद हमारे पास है मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी. ठीक है, अब देखो एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर हमारा जो सैंपल होगा दैट विल बी एटम्स के फॉर्म में होगा. ठीक है, अब देखो नाम से पता चला मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होगा कि हमारा जो सैंपल होगा उसमें क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे. ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं होता है कि हमारे पास जैसे मॉलिक्यूल हों चाहे चाहे एटम्स हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. ठीक है, लेकिन अगर हमारे सैंपल में एटम्स हैं तो हमने उनके ऊपर रेडिएशंस डाली, इन्होंने एब्जॉर्प्शन किया, रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन किया, तो ये एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे. तो ये एटम्स कहाँ चले जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में. यहाँ पर क्या होते हैं, अनस्टेबल. जैसा कि तुम्हें पता है कि अब एक्साइटेड स्टेट में कोई भी चीज़ क्या होती है, अनस्टेबल होती है. तो वो कहाँ आएगी, ग्राउंड स्टेट पे आएगी अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए. बीच में क्या होगी, रेडिएशंस का एमिशन करेगी एच न्यू. ये बात समझ में आती है कि हमारे पास कोई भी सैंपल हो, एटम्स हो उसमें या फिर मॉलिक्यूल्स हों उसमें, जैसे ही हम उसके ऊपर क्या डालेंगे, रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन, इसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रेडिएशंस. जब उस पर हम इंसिडेंट रेडिएशंस डालेंगे तो जो मॉलिक्यूल में सैंपल में एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स है, वो एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट से वापस आएंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है, अनस्टेबल है. यहाँ पर अनस्टेबल है तो बीच में देखो उनके पास क्या आई, एक्स्ट्रा एनर्जी आई, क्योंकि जब ग्राउंड स्टेट में थे तो उनके पास एनर्जी थोड़ी थी, वो हिल डुल नहीं सकते, दे आर स्टिक टू देयर पोजिशंस. ठीक है, लेकिन जैसे ही तुम उसको एनर्जी प्रोवाइड करोगे, रेडिएशंस प्रोवाइड करो, तो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा. एक्साइटेड स्टेट तो कोई हमारे पास ऐसा कंसेप्ट नहीं होता, जस्ट एक छोटा सा कंसेप्ट होता है कि एनर्जी का डिफ्रेंशिएशन होता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट. ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट में अनस्टेबल हो गए, ग्राउंड स्टेट पे आ गए, तो उनके पास जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो इन्होंने एमिट आउट कर दी, स्कैटर की जो भी की इसने इन्होंने एमिट आउट कर दी है. तो यहाँ पर फिर से वो ग्राउंड स्टेट पे आ जाएंगी. कौन सी इनकी, ग्राउंड स्टेट होते हैं. जो भी रेडिएशंस का यहाँ पे इन्होंने एमिशन किया वो हमारे पास क्या होंगी, कलर होगा. तो ये जो रेडिएशन इसने एमिट की है, अगर इनका कोई पर्टिकुलर विजिबल रेडिएशन में लाइक करते हैं तो कलर आएगा, गामा में है किस भी रीजन में, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उनका कलर आएगा या नहीं आएगा. तो ये समझ गए वो एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है. ठीक है, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होंगे, एटम्स होंगे. समझ गए हो तुम. यहाँ पर एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होंगे, एटम्स होंगे. तो एटम्स हम हैं, हम अगर अगर हमारा जो सैंपल है, ठीक है, सैंपल तुमने याद रखना है, अगर सैंपल में हमारे पास एटम्स हैं तो उसको क्या बोलोगे, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी. ठीक है, अगर मॉलिक्यूल्स हैं हमारे सैंपल में क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसको क्या बोलोगे तुम. ठीक है, मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो इस तरह से दो टर्म याद रखना है कि एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है और मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है. देन वी हैव, हमारे टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ हमारे पास क्या है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी. अब जैसे हमारे पास जो ये रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, लास्ट स्पेक्ट्रम, ये मैंने क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि काफ़ी छोटा है ये. ठीक है, ये बीएससी फाइनल ईयर के लिए है, कोई और मत इसको अभी हाथ लगा के देखना कि होता क्या होता है. ठीक है, यहाँ पर एक बेसिक सा कंसेप्ट है, इसको भी हम थोड़ा सा वहीं समझाते हैं कि होता क्या है. ठीक है, देखो इसको हम यहाँ पढ़ते हैं इस ब्लैंक पेज पे, इसीलिए मैंने लिया है ताकि आप सबको प्रॉब्लम ना हो इसके लिए. ठीक है, देखो अभी हमें पढ़ना है कि हमारे पास जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसका क्या कंसेप्ट है. देखो, एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन इट एंड वी हैव आवर ब्रश. वी हैव, देखो सीवी रमन हमारे पास साइंटिस्ट थे, बहुत फेमस है, इनको बहुत याद रखना. फिजिक्स के जितने भी इन्वेंशन इन्होंने मैक्सिमम इन्होंने किए. ठीक है, तो सीवी रमन ने क्या देखा है कि हमारे पास कोई भी सैंपल था. ठीक है, सीवी रमन ने, ऐसे नहीं है कि वो एक्सपेरिमेंट करने बैठ गया, ऐसा कुछ नहीं होता है. उसने जस्ट एक ऑब्जर्व किया, नेचर में चीज़ें हो रही अपने आप ही होती रहती हैं, जस्ट हम तो उसको स्टडी आउट करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, नेचर ही सब कुछ कर रहा है, तो हम तो जस्ट उनको स्टडी आउट करते हैं कि हो क्या रहा है. तो सीवी रमन ने क्या देखा कि उसने देखा कि सॉलिड लिक्विड गैस का कोई एक सैंपल पड़ा हुआ था, मतलब कोई भी सब्सटेंस पड़ा हुआ था, उस पे ऊपर क्या होती है, रेडिएशंस गिरने के बाद क्या होता है, वो एक्साइट करता है रेडिएशंस को. दैट मीन्स क्या होता है, जो हमने अभी फिनोमेना पढ़ा कि जो हमारा सैंपल है उस पर रेडिएशंस गिरी, वो एक्साइटेड स्टेट में गया, एक्साइटेड स्टेट से फिर वापस आएगा तो क्या करेगा, रेडिएशंस को एमिट करेगा. इसको मैं दोबारा से अच्छे से मेंशन कर देती हूँ हेयर. क्या
कि देखो हमारे पास क्या है, सैंपल था, ये हमारी कौन सी है, ग्राउंड स्टेट को जीएस लिख देते हैं हम। जैसे ही इसके ऊपर रेडिएशंस पड़ी, ये कहाँ चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। ग्राउंड स्टेट थी, एक्साइटेड स्टेट में चला गया हमारा सैंपल, मतलब जो भी थे एटम्स थे, मॉलिक्यूल्स थे, जो भी थे ग्राउंड स्टेट से वो एक्साइटेड स्टेट में चले गए हैं। अब एक्साइटेड स्टेट में वैसे ही हमने कहा था कि वैसे भी अनस्टेबल होते हैं, तो ये क्या आएंगे, ग्राउंड स्टेट पे आएंगे, फिर से ग्राउंड स्टेट पे आएंगे, तो बीच में क्या करेंगे, रेडिएशंस का क्या करेंगे, एमिशन करेंगे। अब मैंने कहा था जो एमिटेड रेडिएशंस होती हैं वो विजिबल रीजन के होंगे तो कलर आएगा, अदरवाइज उसमें कोई कलर नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ इसको रमन ने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं, इन्होंने लाइट का एब्जॉर्प्शन किया, ठीक है, एब्जॉर्प्शन नहीं किया सॉरी, इन्होंने स्कैटरिंग की है। इसी फिनोमेना को पढ़ोगे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये हम नॉर्मली पढ़ते आ रहे हैं कि ऐसा स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता है। लेकिन रमन ने क्या एक्सप्लेन किया है कि जो रेडिएशंस आई हैं यहाँ पर उनको क्या कर देता है, सैंपल एमिट कर दे, मतलब क्या बोल रही हूँ मैं, स्कैटर कर देता है। जैसे हमारे पास ये सैंपल था, गैस हो चाहे ये लिक्विड हो, उससे कोई इतना इफेक्ट नहीं है, सब्सटेंस किस टाइप का, गैस हो लिक्विड हो किसी भी टाइप का हो, ये किसी ऊपर रेडिएशंस आती हैं और ये इनको क्या कर देता है, स्कैटर कर देता है। ये हमारी क्या है, इंसिडेंट रेडिएशन। इंसिडेंट रेडिएशन को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, आई से रिप्रेजेंट किया, क्या है, फ्रीक्वेंसी। ये इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थी, इसको हमने न्यू आई बता दिया है। ये हमारी कौन सी है, स्कैटर रेडिएशन है। ये हमारी कौन सी है, स्कैटर, जिसको स्कैटर कर दिया है इसने, इसको क्या बोलोगे, न्यू एस बोलोगे, क्योंकि ये हमारी स्कैटर रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी है। तो ये एक्सप्लेन किया रमन ने कि कोई भी सैंपल था, गैस लिक्विड सॉलिड कुछ भी हो, उसके ऊपर हमने रेडिएशंस को एमिट किया था, मतलब सॉरी एक्साइट किया, इसके ऊपर इरेडिएट किया था हमने, मतलब इसके ऊपर डाल दिया है, सैंपल के ऊपर रेडिएशंस को हमने डाल दिया, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, न्यू आई थी। फिर यहाँ से क्या हो गया, इन सब्सटेंस ने क्या कर दिया, स्कैटरिंग कर दी है, और यहाँ से क्या आएंगे, हमारे पास स्कैटर रेडिएशंस आएंगी। अब ये तो एक छोटी सी बात है कि जो टिंडल इफेक्ट पे पढ़ते थे उसके पार्टिकल्स होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स, उनके ऊपर रेडिएशंस डालोगे तो वो क्या कर देगा, स्कैटर कर देगा। ये तो छोटा सा फिनोमेना हमने पहले बहुत छोटे क्लास में पढ़ा हुआ, फिर हम यहाँ क्यों बोल रहे हैं, समरम स्पेक्ट्रम इतना बड़ा नाम है इसका, वो हम क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पर, वो हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो ये स्कैटरिंग रेडिएशंस आएंगी वो देखो ध्यान से अभी, यहाँ पर जो सबसे बड़ा सिस्टम स्कैटर रेडिएशन का है, इंसिडेंट रेडिएशंस हैं, फिर हमारे पास स्कैटर रेडिएशन है, इंसिडेंट रेडिएशन है इज इक्वल टू हमारे पास स्कैटर रेडिएशन है, ठीक है। ये थोड़ा सा हम फिर से लिख देते हैं हम, देखो तीन कंसेप्ट है हमारे पास। इंसिडेंट रेडिएशंस जो हैं उनकी स्कैटरिंग फ्रीक्वेंसी के इक्वल भी हो सकती हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम भी तो हो सकती है ना, कि जिस फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस हमने उस सरफेस पे डाली हैं, सैंपल के सरफेस पे डाली हैं, जो हमारी स्कैटर रेडिएशन उनकी भी तो सेम हो सकती हैं, पहले कंसेप्ट। दूसरा, जो इंसिडेंट रेडिएशंस होती हैं उनसे ज़्यादा स्कैटर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है, ठीक है। तीसरा, जो इंसिडेंट रेडिएशन होती है उनकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा हो सकती है देन स्कैटर रेडिएशन। ये तीन कंसेप्ट समझ रहे हो ना, ये तीन केस हमारे पास पॉसिबल है। अगर जो हमने रेडिएशंस सैंपल पे डाली थी और जो हमारी स्कैटर रेडिएशन है, अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होती है तो उसको हम बोलते हैं रिले स्कैटरिंग। ये एक नया कंसेप्ट पढ़ने को मिलेगा, तुम इसको क्या बोलते हो, रिले स्कैटरिंग इसे कहा जाता है। ये ई है ये, ठीक है। तो इसको याद रखना कि जब भी किसी भी सैंपल के सरफेस पे तुमने रेडिएशंस डाली हैं और जो स्कैटर रेडिएशन होंगे, सैंपल के ऊपर जैसे रेडिएशन है वो स्कैटर कर देगा, तो स्कैटर रेडिएशंस और इंसिडेंट रेडिएशन, तो स्कैटर रेडिएशन होंगी तुम्हारी और कौन सी, इंसिडेंट रेडिएशन और स्कैटर रेडिएशन, दोनों की फ्रीक्वेंसी अगर सेम होती है, जिस फ्रीक्वेंसी से आई थी रेडिएशन उसी फ्रीक्वेंसी से रेडिएशन चली जाती हैं तो उसको बोलते हैं रिले स्कैटरिंग, उसे कहा जाता है। उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है हमारे सिस्टम पे, ठीक है। मतलब उसने जस्ट उस मतलब कोई भी सैंपल है उसके ऊपर रेडिएशंस आई एंड देन वो गोज अवे, ऐसा हुआ है बस, कुछ भी नहीं हुआ कुछ खास में। अगर इन दोनों को देखो, अगर हमने जिस फ्रीक्वेंसी से रेडिएशन हमारे मतलब जो सैंपल के सरफेस पे जिस फ्रीक्वेंसी से रेडिएशन क्या की थी, सरफेस पे गिरी थी, उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से वो क्या हो गई हैं, आउट हो गई हैं सरफेस से, यानी स्कैटर हो गए हैं सरफेस, तो स्कैटरिंग की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, पहले दूसरा केस ये हो गया। थर्ड ये है कि जो जिस फ्रीक्वेंसी से हमने रेडिएशंस को इरेडिएट किया था उससे ज़्यादा क्या बोल रही हूँ, जिस फ्रीक्वेंसी से हमने सैंपल के ऊपर इरेडिएट किया था वो फ्रीक्वेंसी हमारी ज़्यादा निकली, स्कैटर्ड जो रेडिएशन हुई हैं उनकी फ्रीक्वेंसी हमें कम मिली है रिजल्ट में। तो ये तीन केस हमारे पास हो जाते हैं। फर्स्ट केस को क्या बोलते हैं, रिले स्कैटरिंग, और इन दोनों को बोला जाएगा रमन इफेक्ट, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, रमन इफेक्ट। इसको हम फिर से लिख देते हैं यहाँ पर कि अगर इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है स्कैटर्ड से, या फिर
इंसिडेंट रेडिएशन से ज़्यादा स्कैटर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी होती है। इन दोनों ही कंसेप्ट को, यानी इस कंसेप्ट को और इस कंसेप्ट को, दोनों को हम क्या बोलते हैं, रमन इफेक्ट से कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम, रमन इफेक्ट से कहा जाता है। और अगर इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है देन स्कैटर रेडिएशन से, तो इसको बोला जाता है स्टोक शिफ्ट। इसको हम क्या बोलेंगे, स्टोक शिफ्ट बोले जाएंगे, या फिर स्टोक लाइंस इन्हें कहा जाता है। और अगर जो हमारी स्कैटर रेडिएशन उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंटी स्टोक उसे कहा जाता है। दैट इज़, इसको हम क्या बोलेंगे, एंटी स्टोक लाइन उसे कहा जाता है। अब तुम्हें पता चल गया कि दो तरह की लाइंस होती हैं तुम्हारे पास, ठीक है, स्कैटर रेडिएशन की है या फिर इसका। हम छोटा सा एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, क्या देखो ध्यान से। हमारे पास क्या होता है कि फॉर्मूला होता है आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग, ई इज इक्वल टू में क्या होता है, एच न्यू होता है। तो ई इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, एच क्या होता है हमारे पास, प्लैंक्स कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारे पास, सी अपॉन लैम्डा। सी क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट, डिवाइड बाय लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसको सी अपॉन लैम्डा। ये समझ में आया। तो ई इज इक्वल टू में एच न्यू है आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग। ई इज इक्वल टू में एच क्या है तुम्हारा, प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया है। न्यू क्या है तुम्हारी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सी अपॉन लैम्डा। तो इसको हमने क्या मेंशन कर दिया, सी अपॉन लैम्डा है हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इस फिनोमेना के अकॉर्डिंग देखो कि एनर्जी जो होती है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी एनर्जी जो होती है वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है और फ्रीक्वेंसी के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर किसी भी सैंपल के अंदर एनर्जी बढ़ रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, अगर किसी की वेवलेंथ घट रही है तो एनर्जी बढ़ेगी। तो ये कंसेप्ट दोनों याद रखने हैं। तो इस स्ट्रक्चर से तुम्हें एक बात समझ में आए कि एनर्जी जो होती है दैट इज फ्रीक्वेंसी के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होती है। यहाँ से हमें एक चीज़ पता चली, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी। देखो, तो हमें क्या पता चला कि एनर्जी जो होती है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होती है। एनर्जी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होती है। दैट मीन्स अगर तुम्हारी लैम्डा, किसी की भी लैम्डा बढ़ रही है, यानी किसी की भी वेवलेंथ बढ़ रही है, किसी की भी ब्राइटनेस बढ़ रही है, वेवलेंथ बढ़ रही है, तो उसकी एनर्जी ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर जाएगी। अगर किसी की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये दोनों तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो एक इंक्रीज़ करेगा, एक बढ़ेगा, ये डिक्रीज़ करेगा तो ये इंक्रीज़ करेगा। ऐसे कंसेप्ट है। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे तो एक साथ बढ़ेंगे एक दूसरे के। अब देखो दूसरी बात, देखो मैं यहाँ इतना क्यों बखान कर रही हूँ, इसका रीज़न देखो। क्या रीज़न, देखो हमने कहा कि जो हमारी एक्साइटेड रेडिएशन है और इंसिडेंट, कौन सी बोल रही हूँ मैं, इंसिडेंट रेडिएशन थी और एक हमारे पास की थी स्कैटर रेडिएशन थी। एक इंसिडेंट रेडिएशन थी, एक स्कैटर रेडिएशन थी। हमने इसको फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिखा है, ठीक है। अब देखो एक केस ये था कि स्कैटर्ड की रेडिएशन ज़्यादा थी, एक में इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी। दैट मीन्स यहाँ पर ये कंसेप्ट है कि जिस फ्रीक्वेंसी से इंसिडेंट किया था हमने, सैंपल जो था, उस सैंपल पे जिस एनर्जी से हमने सैंपल के ऊपर रेडिएशंस को डाला था, उस एनर्जी से वो कम मिली है फिर ज़्यादा मिली है। मतलब इसकी एनर्जी, ये कौन सी है, इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी है, हमारे पास क्या है, स्कैटर रेडिएशन की एनर्जी। तो दोनों की एनर्जी में डिफरेंस होगा। अब मैंने देखो फर्स्ट केस में क्या कहा है कि स्कैटर रेडिएशन की जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने का मतलब क्या है, एनर्जी ज़्यादा होना। समझ में आया ना। अभी पीछे पढ़ा था ना कि एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी अगर, देखो एनर्जी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी की है तो फ्रीक्वेंसी अगर किसी की बढ़ रही है, देखो इस फर्स्ट केस को देखो ध्यान से। इस फर्स्ट केस में क्या होता है, एनर्जी बढ़ रही है क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है। देखो उसको हम फिर से पढ़ेंगे। हमने अभी पढ़ा कि एनर्जी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होती है, और हम ये भी पढ़ रहे हैं अभी एक केस हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी जो होती है अगर स्कैटर्ड की ज़्यादा होती है तो क्या होगा। अगर स्कैटर्ड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है इसका मतलब स्कैटर्ड की क्या होगी, एनर्जी भी ज़्यादा हो जाएगी उसकी। समझ रहे हो ना, क्योंकि वो उसकी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। तो फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट से ज़्यादा किसकी हो जाएगी, स्कैटर्ड की हो जाएगी, क्योंकि स्कैटर्ड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। और अगर लैम्डा की बात की जाएगी तो लैम्डा इसकी क्या कर जाएगी, डिक्रीज, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये कंसेप्ट समझ में आया कैसे हो रहा है। ये कंसेप्ट हुआ क्यों है, इसका मतलब ये हुआ है कि जो तुम्हारी स्कैटर रेडिएशंस हैं, जो तुम्हारे स्कैटर्ड रेडिएशन हैं उनकी क्या है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, या फिर बोल सकते हो या फिर उनकी एनर्जी ज़्यादा है, जिससे तुमने, जिस एनर्जी से तुमने स्कैटरिंग की थी, आई क्या है, ई आई क्या है, जिस एनर्जी से तुमने रेडिएशंस को सरफेस पे डाला था, सैंपल के सरफेस पे डाला था, उससे वो एमिट नहीं हुई है, मतलब उससे ज़्यादा हुई है। दैट मीन्स कहने का मतलब, सिंपल से सपोज करो कि तुम्हारे पास कोई सैंपल था, तुमने उस रेडिएशंस डाली उसके सरफेस पे, कहने का मतलब ये होता है कि